मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम लोगों ने पिछली क्लास में जो बात की उसमें हम लोगों ने ये देखा कि पाषाण युग और मानव की उत्पत्ति से कैसे पाषाण युग तक आए, और उसमें पाषाण युग में भी 3 चरण देखे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। पूरा पाषाण में भी उच्च, मध्य और निम्न पूरा पाषाण, ठीक है, ये चीज़ें आई। उसमें ये कुछ स्थल भी मिले जहाँ से अधिकतर पाषाण उपकरण मिले, शवाधान की विधियाँ पता चली। और धीरे धीरे जब हम मध्य पाषाण तक आते हैं तो ये देखते हैं कि उस मध्य पाषाण काल तक कृषि, अस्थायी निवास और अग्नि का आविष्कार हो चुका है। अगर अग्नि का आविष्कार हो गया है तो स्वाभाविक है व्यक्ति कुछ न कुछ तो प्रयोग करता रहता है हमेशा, और उस प्रयोग के ही क्रम में मानव ने पका हुआ मांस खाना शुरू किया। जैसे अभी भी स्थिति ये है कि मानव का जो लीवर है वो कच्चे मांस को भी पचा सकता है, पके हुए मांस को भी पचा सकता है, अनाजों को भी पचा सकता है, घास फूस भी खा करके आदमी पचा सकता है। एक इकलौता ऐसा है जो पचाने की क्षमता रखते हैं, हर चीज़ पचाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ है। आज की जो क्लास होगी हम लोगों की वो उसके बाद कांस्य युगीन और पाषाण, जिसमें दोनों चीजें आती हैं, उसकी बात करेंगे हम लोग। पहली नगरीय सभ्यता है भारतीय उपमहाद्वीप की, ठीक है, और सभ्यता इसको नाम दिया गया सैंधव सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इत्यादि। और भी कुछ नाम है लेकिन मूलतः यही कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, ये चीजें हैं। हड़प्पा इसलिए कहा गया क्योंकि हड़प्पा की ही सबसे पहले उत्खनन हुआ, वहीं से हड़प्पा से ही सभ्यता के अवशेष निकल कर के और वहीं से जानकारी हुई कि भारत में उपमहाद्वीप में भी प्राचीन समय में कांस्य युग में एक कोई ऐसी सभ्यता थी जो इस क्षेत्र में यानी सिंधु घाट और के क्षेत्र में, उसके घाटी के क्षेत्र में, बाद में तो जब बहुत मिला और एक बहुत बड़ा विस्तार आया, तो वो क्षेत्र में है, वो विकसित थी, एक नगरी सभ्यता थी। और वहां पर जो लोग मिले उसमें ज्यादातर द्राविड़, ऑस्ट्रेलाइट और कुछ मंगोलाइट भी मिले। लेकिन सामान्यतः इतिहासकारों के द्वारा यही माना जाता है कि इस सभ्यता का संपूर्ण विकास द्राविड़ लोगों के द्वारा किया गया, ठीक है। तो ये बात आ गई। अब हम सैंधव सभ्यता में एक चीज देखते हैं, क्योंकि इसमें 3 चरण हैं। जब किसी भी नगर का विकास होता है तो उस नगर का प्रारंभिक, विस्तृत और अवसान का चरण होता है। वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में भी 3 चरण आते हैं। पहला है आरंभिक या प्रारंभ, हड़प्पा संस्कृति, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा हुआ परिपक्व या हड़प्पा संस्कृति, ठीक। तीसरा है, अब देखिए पहला क्या हुआ, आरंभिक या प्राग हड़प्पा, यानी कि इस टाइम पीरियड में हड़प्पा संस्कृति विकसित हो रही थी, ठीक है। दूसरा परिपक्व या हड़प्पा, यानी यह ऐसी टाइम पीरियड है जिस समय हड़प्पा सभ्यता अपने पूर्ण चरम पर है, यानी अपने पूर्ण विकास के क्रम में। लास्ट क्या है, उत्तर हड़प्पा सभ्यता, उत्तर हड़प्पा, ठीक है, यानी ऐसा जिसमें वो पतन की ओर अग्रसर है, क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के पतन में भी कई कारक जिम्मेदार हुए। बहुत सी चीजें मानी गई, बहुत जगह माना गया, बाढ़ हुआ, बाढ़ की वजह से गाद जम गया, बहुत अग्नि का माना गया, बहुत सा आर्यों के आक्रमण माना, बहुत सी चीजें आई हैं उसमें। तो कुछ न कुछ रीजन जरूर रहा होगा, कुछ न कुछ नगर, कुछ न कुछ स्थान, कुछ गांव इत्यादि जो भी इनके रहे होंगे, नगर बस्तियां, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रीजन से तो खत्म हुई। और अगर किसी न किसी रीजन से खत्म हुई है तो उसके पहले भी स्थिति रही होगी, उस रीजन को लाने वाले भी लोग रहे होंगे। अगर लोग हैं तो फिर चीजें भी नए सिरे से आएंगी, क्योंकि यहीं से
स्थिति क्या होती है, भारत का एक लिखित इतिहास अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत के इतिहास की जानकारी व्यवस्थित रूप में यहीं से स्टार्ट हुई। क्योंकि हड़प्पा के बाद वैदिक के बाद महाजनपद के बाद धार्मिक आंदोलन शुरू हो गया, धार्मिक आंदोलन के फिर जनपदों का विकास, और एक साम्राज्य की बात होती है हर्यंक वंश या नंद वंश से। ठीक है, अब देखिए जो प्राग हड़प्पा की बात होती है, इसका माना गया 3200 से 2600 ईसा पूर्व तक। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ईसा पूर्व ही होगा, ये जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ये सारा ईसा पूर्व है। ईसवी की यहाँ कोई बात ही नहीं है। ईसवी और ईसा पूर्व में अंतर क्या होता है, ईसवी जैसे इसमें हम लोग 2021 में हैं, ठीक, तो ईसवी 0 से 1 2 3 4 फिर 2021 हुआ। ठीक है, हम लोग ईसा पूर्व की जब बात करते हैं तब पीछे आ जाइए, 3200 इतने वर्ष पीछे, यानी आज से अगर देखा जाए तो ये जोड़ दीजिए, उसमें ये जोड़ दीजिए, तो आज से इतने साल पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो गया गैप, तो ये बात आ जाती है 3200 से 2600। जब परिपक्व हड़प्पा की बात करते हैं तो ये आता है 2600 से 1900 तक, ईसा पूर्व तक। ठीक, जब वो उत्तर हड़प्पा की बात करते हैं तो ये आता है 1900 से 1300। ठीक, ये 3 हैं चरण, जिसमें से प्रमुख स्थिति में ये क्षेत्र आता है। कुछ नगर ऐसे हैं जो इन तीनों में मिलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो यहीं केवल मिलते हैं, कुछ इसी में मिलते हैं, कुछ इसमें मिलते हैं, लेकिन वो कुछ ही की ही संख्या है। वैसे तो अभी तक के उत्खनन से अगर इन तीनों में देखा जाए तो लगभग 2800 हड़प्पा के क्षेत्र, हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र मिल चुके हैं। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा अगर क्षेत्र का इस मिला तो वह है गुजरात। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक क्षेत्र कहां से, गुजरात से मिला। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का वर्गीकरण। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्राग हड़प्पा की। प्राग हड़प्पा आरंभिक या प्राग हड़प्पा संस्कृति। जब हम प्राग हड़प्पा संस्कृति की बात करते हैं तो यहां पर भी जो विभाजन है वो मृत भांडों के आधार पर है। एक संस्कृत का विभाजन मृत भांडों के आधार पर किया गया है, और इन विभाजन में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनको उल्लेख हम कर सकते हैं, जैसे क्वेटा, कुल्ली, आम्रनाल, क्वेटा, कुल्ली, आम्रनाल, जाब, सोथी इत्यादि, जाब, सोथी इत्यादि। ठीक है, ये क्षेत्र हैं जहां से मृदभांड मिले हैं। अब इसमें क्वेटा से का एक स्थान है टोगाऊ। ठीक है, क्वेटा से टोगाऊ मृदभांड प्राप्ति हुई है। क्वेटा से, क्वेटा पड़ता कहाँ है, एकदम अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। ठीक है, वहीं जाब से लाल मृदभांड मिला। ठीक है, अब मृदभांडों के आधार पर विभाजन क्षेत्रों का, क्योंकि भाई पत्थर के औजार मिल सकते हैं या मृदभांड मिल सकते हैं, क्योंकि हम प्राग हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। इस समय कुछ नगर नियोजन की बात भी होती है, कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां नियोजन भी हुआ था। ठीक है, ये चीजें आई। अब देखिए, कुछ नगर ऐसे हैं जहां से प्राग हड़प्पा सभ्यता के अवशेष
या किसी भी प्रकार का कोई औजार या मृदभांड नहीं मिला है। ऐसे में कौन कौन से? लोथल, आलमगीरपुर, देसलपुर, चन्हुदड़ो, लोथल, आलमगीरपुर, देसलपुर, चन्हुदड़ो और रोपड़ ठीक, यानी 5 क्षेत्र ऐसे हैं जहां से प्राग हड़प्पा संस्कृति का किसी भी प्रकार का कोई भी सोर्स नहीं है, अर्थात इन क्षेत्रों में प्राग हड़प्पा संस्कृति के नामो निशान नहीं थे, यानी इनका विकास हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत हुआ। उत्तर हड़प्पा संस्कृति के अवशेष इनमें मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब प्राग सैंधव क्षेत्र जो है, प्राग सैंधव क्षेत्र, ठीक है। अब जब प्राग सैंधव क्षेत्र की बात होती है तो इसमें क्षेत्र अलग अलग हम बांट करके ही देखते हैं। जैसे बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान, ठीक है। बलूचिस्तान और सिंध, ये दोनों क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ बलूच जनजाति रहती है। ये दोनों पाकिस्तान की शासन प्रणाली के खिलाफ कभी कभी विद्रोह करते रहते हैं, क्योंकि जब आजाद भारत नहीं हुआ था उस समय ये जो 2 क्षेत्र हैं इनमें काफी मुस्लिम बहुसंख्यक ऐसे थे जो अपने आप को भारत के साथ मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान के साथ नहीं। लेकिन सांप्रदायिकता के विकास ने, यहाँ पर वोटिंग जो हुआ जनमत संग्रह इत्यादि में जो कराया गया सिंध इत्यादि में, उसमें इतनी ज्यादा धांधली हुई कि अंततः इनका भी निर्णय पाकिस्तान के साथ मिलने का दिखाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान वही देख रहे थे यहाँ पर, ठीक है। चलिए बलूचिस्तान क्षेत्र में कौन कौन से थे? जैसे झाब, क्वेटा, कोशिश करें कि हम लोग इसमें सब नगर को न करें उल्लेख, क्योंकि सबको अगर हम लोग कर लेंगे तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। कुल्ली, मेहरगढ़, मेहरगढ़ की बात हम लोग कल कर चुके हैं। सबसे पहले यहां क्या मिला? गेहूं, ठीक है। और किली गुल मोहम्मद, ठीक है, ये क्षेत्र हैं। अब इसमें देखिए क्या क्या है। जैसे मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति मिली, मेहरगढ़ से सबसे पुरानी स्त्री की मूर्ति मिली है, ठीक है। जैसे एक स्थल इसमें आता है मेही, मेही एक स्थल है मेही, शायद नीचे दिखाई नहीं पड़ेगा तो उसको हम लोग ऊपर कर लें। मेही, ठीक है, नाम तो थोड़ा सा टेढ़ा है। मेही, मेही से जो मिला है हमें वो है एक कब्र से सिर रहित स्त्री की मूर्ति। सिर रहित स्त्री की मूर्ति मिली है। अब समस्या ये है, आकृति युक्त ताम्र दर्पण है ये, ठीक है, लेकिन समस्या ये है कि सिर रहित कैसे हो सकता था? होता रहा होगा, ठीक है। जैसे कुल्ली, कहते हैं कुल्ली से जो मृदभांड मिले हैं वो अत्यधिक अलंकृत हैं। अलंकृत मृदभांड मिले हैं, कहते हैं बहुत ज्यादा अलंकृत हैं, ठीक है। तो ये यह है क्वेटा, क्या तो अभी बात ही कर चुके क्वेटा से, ठीक है, ये चीजें थी। अब आते हैं सिंध। सिंध में 2 क्षेत्र, कौन कौन? आमरी और कोट दीजी। आमरी और कोट दीजी ये 2 क्षेत्र हैं, कहां के? सिंध क्षेत्र के, ठीक, आमरी और कोट दीजी। जब हम आमरी की बात करते हैं तो
यहां से गैंडे का एकमात्र स्रोत मिला है, ठीक है, गैंडे का, आमरी से गैंडे की हड्डियां मिली हैं। एक तो गैंडे की हड्डियां मिली और दूसरा बारहसिंहा। बारहसिंहा तो जानते ही होंगे भाई, ठीक है, हिरन का एक वो है, बारहसिंहा का प्रमाण मिलता है आमरी से। अब आते हैं कोटदीजी। कोटदीजी से देखिए क्या है, यहां से बहुत सी चीजें मिली कोटदीजी से। इसका जो उत्खनन है वो फजल अहमद ने करवाया था, ठीक है। अब यहां से जो मिला है, पहली चीज है किलेबंदी। किलेबंदी का साक्ष्य मिला है, किलेबंदी, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, किलेबंदी का साक्ष्य मिला है। सुनियोजित सड़कें मिली हैं, सड़कें मिली हैं, नालियां मिली हैं, यानी नगर रहा होगा। सुनियोजित सड़क और नालियों का मतलब है पानी निकास की प्रणाली, अर्थात यह कहीं न कहीं नगर रहा होगा। नालियों के साथ साथ स्थिति क्या है, सुनियोजित मकान। जैसे जब कोई प्लाटिंग व्लाटिंग या कोई नगर बसाए जाते हैं तो वहां क्या होता है, सरकार के द्वारा या प्रशासन जो भी है उसके द्वारा वहां पर प्लाटिंग काटी जाती है, सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कों के किनारे बीच में नाली बनाई जाती है ताकि निकास उकास की पूरी व्यवस्था हो सके। तो वो चीजें यहाँ ऑलरेडी मिली हैं सोर्स में, अर्थात कोटदीजी प्राग हड़प्पा सभ्यता का नगर रहा होगा, ठीक है। अब यहां से और भी बहुत सी चीजें मिली हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। वृषभ मृणमूर्ति, अर्थात बैल, बैल की मिट्टी की मूर्ति मिली है, ठीक है। कांसे की चूड़ियां मिली हैं। अब बात आ गई कांसा, ठीक। कांसा बनता कैसे है, तांबा और टिन के प्रयोग से, यानी प्राग हड़प्पा सभ्यता में कांसे के प्रयोग की वजह से सोर्स तो कांसे का मिला, उसका मतलब है तांबे से भी परिचित थे। तो अगर लोग तांबे से परिचित हैं और टिन से भी परिचित हैं तो दोनों को मिक्स करके वो कांसा प्रयोग कर रहे थे, यानी ये कांस्ययुगीन सभ्यता हो गई, ठीक है। अब जब कोई कोटदीजी की बात करते तो ये कहा जाता है इसका जो पतन हुआ, विनाश हुआ, वो दो भयंकर अग्निकांडों के कारण हुआ। अग्निकांड यानी जल गए, पूरा पूरा नगर जल गया, आग लग गई। तो दो भयंकर अग्निकांडों के कारण कोटदीजी का विनाश हुआ। यहां से जो मृदभांड मिले, कोटदीजी से वो दो प्रकार के मृदभांड मिले। कौन कौन से, गुलाबी और लाल मृदभांड। ठीक है, गुलाबी और लाल मृदभांड मिले, ठीक है। तो ये चीजें हुई, अंततः अग्निकांड के कारण कोटदीजी का विनाश हुआ। अब हम लोग बात करते हैं भारत में कौन कौन से प्राग हड़प्पाई स्थल थे। भारत में देखिए, राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन, ठीक है, कालीबंगा और सोती। कालीबंगा और सोती, ठीक है। पंजाब, पंजाब भाई ये कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, यहां से देखना पड़ेगा, ठीक है। पंजाब में हरियाणा बाणावली, हरियाणा बाणावली है ना, वड़ावली, ठीक है। राखीगढ़ी कुड़ाल,
राखी गढ़ी, कुड़ाल और बालू, ये स्थल मिले। अब देखिए, कालीबंगा से दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला। कालीबंगा से दुर्गीकरण का साक्ष्य मिला है, ठीक है। दूसरी चीज, कालीबंगा की जो बस्ती है, इसकी बसावट जो थी वो समानांतर चतुर्भुज की तरह है, ठीक। कालीबंगा की बस्ती की बसावट समानांतर चतुर्भुज के उसमें है। तंदूर का साक्ष्य मिलता है यहाँ के मकानों के अंदर से, यानी किचन में तंदूर बनता रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, कालीबंगा से जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है, जौ की खेती का साक्ष्य मिलता है, ठीक है। ये है चीजें यहां से। अब हम बात करते हैं हड़प्पा की, ठीक है, यानी हड़प्पा या सैंधव संस्कृत की बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात अब हम लोग सैंधव सभ्यता की करेंगे, यानी 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व के मध्य उस सभ्यता की बात जो दक्षिण एशिया में पूर्ण विकसित अवस्था में एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग बात करते हैं सैंधव सभ्यता की। दक्षिण एशिया की नगरीय सभ्यता, दक्षिण एशिया की नगरीय सभ्यता है ये, और एकमात्र पहली नगरीय सभ्यता है, ये भी ध्यान रखिए, पहली नगरीय सभ्यता है। इसके बाद तो बहुत सी नगरीकरण आए भी, नगरीकरण क्रांति भी हुई, नगरीय क्रांति भी हुई, लेकिन यह नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद जब आते हैं तो पता चला कि उनकी नगरीय सभ्यता नहीं बल्कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, नगर नहीं हुए। लेकिन जब 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का आविष्कार हुआ तो धीरे धीरे साम्राज्य जन्म, जनपद और साम्राज्य, ठीक है, उसका निर्माण, और फिर हम लोग देखते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे नगरों का उत्थान प्रारंभ होता है जनपद के रूप में, ठीक है। तो हम लोग बात इसकी करते हैं, जब हम लोग सैंधव सभ्यता की बात करते हैं तो इसमें जो पहला नगर आता है वो आता है हड़प्पा, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा से ही इस नगर के अवशेष प्राप्त किए गए, ठीक है। हड़प्पा, ठीक है। दूसरी चीज इसमें गार्डन चाइल्ड, गार्डन बच्चा, गार्डन चाइल्ड ने प्रथम नगरीय क्रांति कहा है। यानी सैंधव सभ्यता के विकास क्रम को गार्डन चाइल्ड महोदय ने प्रथम नगरीय क्रांति की संज्ञा दी, पहली चीज। दूसरी बात आते हैं, हड़प्पा में जो सबसे पहला काम हुआ वो थे चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन, इन्होंने 1826 में पहली बार हड़प्पा के टीला जो था उसके बारे में उल्लेख किया, क्योंकि समस्या क्या है, बहुत पहले अवशेष खत्म हो चुका है, तो कहीं न कहीं ऊंची जमीन होती है, तो उसको लगता है होगा कुछ कबाड़ टीला पीला था, है ना, भूतिहा टीला मान लिया जाता है। तो ऐसे ही हड़प्पा का था, ये वहां गए तो देखा टीला है, कुछ ईंट इत्यादि मिला होगा, तो सबसे पहले उन्होंने उसका उल्लेख किया। लेकिन जब इन्होंने उल्लेख किया तो प्रारंभ में किसी का भी ध्यान उस ओर नहीं गया, ठीक है। दूसरी बात आई 1853 में, ठीक, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है, कनिंघम महोदय, ये एक पुरातत्ववेत्ता थे। इन्होंने 1853 से 1872 के बीच में 2 बार हड़प्पा की यात्रा की। कारण क्या था, 1853 में एक व्यक्ति ने इन्हें हड़प्पा की एक मुहर दी, ठीक, विदेशी, लेकिन इन्होंने, विदेशी शील था,
उस मुहर की जो आकृति थी वो वृषभ वाली आकृति थी, लेकिन चूंकि वृषभ के ऊपर वो होता नहीं गोला वाला, वो चीज उस पे नहीं था, तो उन्होंने उसको सिक्का मान लिया कि एक मुहर रही होगी, पुरानी कलाकृतियां हैं जो भी रही हो, ठीक है। और इनको इस पे बात नहीं हुई, लेकिन फिर ये 2 बार गए, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कनिंघम महोदय। अंत में 1856 में कराची से लाहौर रेल लाइन बिछाई जा रही थी, ठीक। और यहां पर 2 व्यक्ति हैं, विलियम ब्रंटन और जॉन ब्रंटन। ये 2 व्यक्ति। अब होता क्या है, जब रेल लाइन बिछाई जाती है तो उसमें पत्थर के टुकड़े भी काफी पड़ते हैं, तो इन दोनों लोगों ने क्या किया कि बगल में ही हड़प्पा वाला टीला था, यहां से पकी हुई ईंटें काफी मात्रा में थी, तो इन्होंने इन ईंटों का टुकड़ा जो है इसमें प्रयोग कर दिया, रेल लाइन में काफी मात्रा तक प्रयोग किया। लेकिन बाद में इसकी भी बात नहीं होती है, और अंततः 1921 में दयाराम शाहनी जॉन मार्शल के निर्देशन पर भारतीय पुरातत्व विभाग जो था, सर्वेक्षण विभाग था, उसके निदेशक थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ठीक है, ऊपर का भी डाल दें, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, लॉर्ड कर्जन के समय इसका हुआ था, ठीक है। इसके निदेशक थे जॉन मार्शल। इन्होंने निर्देशित किया, ठीक, किसको? दयाराम साहनी को। और दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर का उत्खनन कराया। उत्खनन के पश्चात ही हड़प्पा के पूर्ण विकसित नगरीय साक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का उत्खनन करवाया गया, ठीक है। अगले वर्ष ही 1922 में 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ। इनका भी जो हुआ था वो मार्शल के ही निर्देशन में था, क्योंकि वही निदेशक थे, जॉन मार्शल ही। तो जब जॉन मार्शल ही निदेशक हैं तो बिना निदेशक की अनुमति के आप किसी क्षेत्र का उत्खनन नहीं करवा सकते, तो बिना उनकी अनुमति के कोई भी उत्खनन नहीं होता था। तो जब जॉन मार्शल का ही अनुमति प्राप्त करके उसका किया गया, तो दोनों ने उत्खनन यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का उत्खनन दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी के द्वारा जॉन मार्शल के निर्देशन में किया गया। और अंत में 1924 को द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज इस पत्र में मार्शल के लेख का प्रकाशन हुआ और इसी के प्रकाशन के साथ दुनिया हड़प्पा संस्कृति से जानकारी प्राप्त हुई उसको हड़प्पा संस्कृति में, कि भारत में भी कोई ऐसी संस्कृति थी जो इतनी विकसित थी। जबकि 1924 तक
मार्शल महोदय इन दोनों क्षेत्रों का दौरा नहीं किया था। अंत में 1926 में मार्शल महोदय हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की यात्रा करते हैं। ठीक, ये चीजें थी। अब देखिए साम्राज्य का विस्तार कहां तक था। सॉरी 1926 ने 1925, 1926 नहीं 1925 में मोहनजोदड़ो की यात्रा थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की। अब विस्तार देखते हैं क्या था इनका। विस्तार बहुत ज्यादा है, काफी बड़े क्षेत्र में फैली हुई है एक सभ्यता है। ठीक है, विस्तार इसका अफगानिस्तान से लिया जाता है। ठीक है, लेकिन अफगानिस्तान के केवल 2 क्षेत्र मिले, सुरतुरुधरी और मुंडीकाक, ये 2 क्षेत्र मिले। ठीक, लेकिन ये कहा जाता है कि सिर्फ अपवाद स्वरूप ये नगर मिले हैं, क्षेत्र मिले हैं, इसलिए हम अफगानिस्तान को हड़प्पा सभ्यता के केंद्र में सम्मिलित नहीं करते। ये मानते हैं कि चलो कोई रहा होगा, पढ़ा रहा होगा, चूंकि नजदीक थे इसलिए उनके बीच में कुछ चीजें मैच कर गई। तो केवल मैच कर जाने से ही ये थोड़ा हो जाएगा कि ये भी संस्कृत के भाग थे, ऐसा नहीं मान सकते। ठीक है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ न कुछ अवशेष मिले यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग बात करें थोड़ा सा आगे की। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान, ये माना जाता है कि नहरों के अवशेष जो हैं वो अफगानिस्तान में ही मिले थे। सबसे पहले शुष्क कृषि, ड्राई फार्मिंग, उसका यहीं पर सोर्स मिलता है कि वहां पर ऐसी चीजें होती थी। पाकिस्तान की जब बात आती है तो इसमें बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, ये 3 क्षेत्र यानी उसके वर्तमान के ये प्रांत मिले हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में, अब इन क्षेत्रों में अगर वो चीजें मिल रही हैं तो ये देखिए कि बलूचिस्तान के प्रांत में कौन कौन से क्षेत्र रहे होंगे। ठीक, अब बलूचिस्तान में सुत कागेंडोर, सुतकाकोह, बालाकोट व डाबरकोट। ठीक है, ये दक्षिण बलूचिस्तान के क्षेत्र हैं। अब आइए सिंध प्रांत में। तो जब सिंध प्रांत में आते हैं तो यहां इस सभ्यता के अच्छे खासे अवशेष मिलते हैं। जैसे पहला मोहनजोदड़ो, यानी वहां का पहला बृहद नगर वो सिंध प्रांत में ही था। चौहंदड़ो, आमरी, कोटदीजी, चौहंदड़ो, आमरी, कोटदीजी, अली मुराद इत्यादि। ठीक है, ये क्षेत्र हैं। पंजाब प्रांत की जब बात आती है तो देखिए यहां पर भी जो उनके प्रमुख नगर हैं वो यही मिले। हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, हड़प्पा, डेरा इस्माइल खान, रहमान ढेरी, गुमला इत्यादि और बहुत से क्षेत्र हैं। ठीक है, ये क्षेत्र यहां पर मिले। अब वर्तमान जब भारत की बात की जाती है, भाई पहले तो जो सब भारत में रहे, ठीक है, अब जब वर्तमान भारत की हम लोग बात करते हैं तो उसमें और भी क्षेत्र आएंगे।
अब देखिए वर्तमान भारत में कौन कौन से क्षेत्र होंगे, प्रांत वाइज देखा जाए। ठीक है, चलिए हरियाणा पहला प्रांत, हरियाणा। कई क्षेत्र है हरियाणा में भी। ठीक, पहला राखीगढ़ी, हरियाणा का पहला क्षेत्र राखीगढ़ी। ठीक है, दूसरा सिसवल, राखीगढ़ी, सिसवल, कुड़ाल, वड़ावली, कुड़ाल, वड़ावली, मिताथल, और बालू, ये हरियाणा के क्षेत्र हैं। पंजाब, ठीक है, पंजाब में देखिए रूपनगर, पंजाब में रूपनगर, इस रूपनगर को ही हम लोग रोपड़ कहते हैं। रूपनगर या रोपड़। कोटला निहंग खान, कोटला निहंग खान, बाड़ा, संघोल इत्यादि। ठीक है, अब देखिए जम्मू कश्मीर में मांडा सबसे उत्तरी स्थल है ये। ठीक है, राजस्थान, अभी एक स्थल की हम लोग बात कर चुके हैं, किसकी, कालीबंगा की। राजस्थान में कालीबंगा और बालाथल, राजस्थान में। ठीक, उत्तर प्रदेश पहला स्थल आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, ये कहां पड़ता है, मेरठ, हिंडन नदी के तट पर। दूसरा बड़गांव एवं हुलास, बड़गांव व हुलास ये पड़ता है सहारनपुर में। इसके अलावा मांडी, मुजफ्फरनगर। ठीक है, ये क्षेत्र हैं। अब बात हम लोग थोड़ा सा इन क्षेत्रों पर कर लें, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आलमगीरपुर, यूपी की बात हम लोग कर लें। आलमगीरपुर कहाँ स्थित, मेरठ, इस नदी के तट पर, हिंडन नदी के तट पर। ठीक, और यह है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इसके बाद जो है कोई स्थल नहीं मिला। ठीक है, काफी बड़े क्षेत्र में विकसित है और ये चीजें हैं। ठीक है, बड़गांव एवं हुलास, वह हुलास ये परवर्ती हड़प्पा स्थल है। ठीक है, दूसरा है मांडी नगर, मांडी, यहां से सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का मिला है। समस्या ये बात आती है कि यहां से स्वर्ण सिक्के तो मिले और बहुत ज्यादा मात्रा में मिले हैं, तो पहला तो एक प्रश्न होता है, क्या यहां टकसाल था? हो सकता है सिक्के के उत्पादन का टकसाल रहा हो। अब प्रश्न ये उठता है कि यह जो टकसाल के या स्वर्ण सिक्के हैं, यह क्या हड़प्पा के ही हैं या हड़प्पा से इतर बात के तो नहीं है? ठीक है, तो जो भी हो, ये माना जाता है कि उस टाइम के ही हैं और अनुमान पुरातत्वविदों ने ये किया है कि यहाँ पर टकसाल रहा होगा।
बागपत जिले में एक सुनौली है, सनौली, शनौली, ठीक है। यहां से 125 मानव समाधान मिलता है, 125 मानव समाधान। 300 वाला कब्र भी मिला है। क्या सामूहिक दफन क्रिया होती थी? 2-2, 3-3 लोगों के एक कब्र में किया जाता था। 2 तांबे के तलवार मिले हैं। यानी लोग तांबे का भी उपयोग उत्तर हड़प्पा काल में करने लगे थे, क्योंकि ये सभी स्थल उत्तर हड़प्पा काल के हैं। सभी स्थल उत्तर हड़प्पा काल के हैं, ठीक है। आलमगीरपुर हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा काल का है और विकसित क्षेत्र था, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ठीक है। गुजरात, गुजरात हम लोग अभी बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता के पश्चात सर्वाधिक हड़प्पा स्थल जो मिले हैं वो गुजरात से मिले हैं, ठीक है। सर्वाधिक स्थल गुजरात से उत्खनन किए गए, ठीक है। कहते हैं गुजरात में परिपक्व हड़प्पा चरण के 18 स्थल तथा उत्तर हड़प्पा चरण के 120 स्थल ज्ञात हो चुके हैं। यहां में परिपक्व और उत्तर हड़प्पा स्थल, परिपक्व के 18, उत्तर हड़प्पा के 120, यानी टोटल 128 स्थल मिले हैं। रंगपुर, रोजदी, बाबरकोट और पादरी, ठीक है। ये हड़प्पोत्तर स्थल हैं, यानी यहां के स्थल। रोजदी से हाथी का अवशेष, यानी उस समय भी हाथी रहे होंगे भाई, क्यों नहीं रहेंगे, ठीक है। हाथी के अवशेष मिले हैं। खरवी एक स्थल पड़ता है यहाँ पे गुजरात में, खरवी से मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन व तांबे के आभूषण, मृदभांड व तांबे के आभूषण मिलते हैं यहां से, ठीक है। अब बहुत सी चीजें ऐसी हैं तो हम लोग एक एक नगर के अकॉर्डिंग कुछ जो प्रमुख नगर हैं उनको देख लेते हैं जहां से चीजें ज्यादा आती हैं, ठीक है। अब देखिए गुजरात में कौन कौन से क्षेत्र मिले। जब गुजरात की बात करते हैं तो हम लोग उसके तुरंत 2 पार्ट कर देते हैं। पूरा पहला है खंभात की खाड़ी और दूसरा है कच्छ का रण, ठीक है। तो गुजरात यहां पर है। गुजरात में 2, पहला है कच्छ का रण, ठीक, और दूसरा है खंभात की खाड़ी। अब देखिए कच्छ के रण में कौन कौन से क्षेत्र मिले। यहां मिला धौलावीरा, दूसरा मिला सुरकोतड़ा या सिरकोटड़ा, घोड़े के अवशेष, अस्थि अवशेष मिले थे। और तीसरा है देसलपुर। खंभात की खाड़ी से देखिए कितने क्षेत्र मिले, ठीक। देखिए रंगपुर,
लोथल, लोथल तो आप काफी जानते होंगे, काफी गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। रोजदी, कुंतासी, नागेश्वर, प्रभास पाटन, प्रभास पाटन, फिर शिकारपुर, लास्ट है भोगन्नार। ये क्षेत्र हैं प्रमुख, ठीक है। कहां से? गुजरात से, यानी गुजरात से भी क्षेत्रों की संख्या, ऑलरेडी गुजरात से सबसे ज्यादा जब क्षेत्र ही मिले हैं तो उनकी संख्या तो ज्यादा रहेगी। अब आइए आप महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, जब महाराष्ट्र की बात होती है तो महाराष्ट्र में एक स्थल है दायमाबाद, दायमाबाद या इसको दयमाबाद दोनों का, ठीक है, उल्लेख मिलता है। और कहते हैं जो दयमाबाद है ये सिंधु सभ्यता की दक्षिणतम सीमा है, यानी दक्षिण की अंतिम नगर अवशेष। ठीक, अब देखिए सिंधु सभ्यता की आकृति की बात होती है तो सिंधु सभ्यता की जो आकृति थी वो त्रिभुजाकार है। ठीक, इसकी आकृति त्रिभुजाकार की भांति है। इसका क्षेत्रफल रंगनाथ राव ने निकाला सबसे पहले, और उन्होंने इसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर बताया था। ठीक, अब इसमें देखिए स्थिति, इसमें उत्तर दक्षिण पश्चिम तो आप जानते ही हैं कौन कौन से हैं, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक, सबसे दक्षिणतम स्थल दायमाबाद, सबसे पूर्व का स्थल आलमगीरपुर। ठीक, सबसे उत्तर का स्थल मांडा, सबसे दक्षिण पश्चिम का स्थल सुतकागेंडोर। ठीक है, ये चीज आया। अब पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो है 1600 किलोमीटर। ठीक, उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो है 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो ये स्थिति है। अभी तक के विषय में कहा जाता है कि लगभग 2800 हड़प्पाकालीन स्थल की जानकारी हो चुकी है। कुछ परिपक्व हैं, कुछ हड़प्पा स्थल वो उत्तर हड़प्पा काल के हैं, कुछ प्राग हड़प्पा काल के हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा स्थल ऐसे हैं जो तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस पे पूछा भी जाता है कि तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करने वाले हड़प्पा स्थल कौन कौन से हैं, या निम्न में से तीनों कालों का प्रतिनिधित्व करने वाला हड़प्पा स्थल कौन सा है। ठीक है, जैसे सुरकोटड़ा, सुरकोटड़ा, मांडा, राखीगढ़ी, मांडा, राखीगढ़ी, धौलावीरा, वो बड़ावली। ठीक, 1 2 3 4 5। ठीक, ठीक है, ये हैं जो सभी काल का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, केवल 7 नगरीय क्षेत्र हैं जिन्हें ये कहा जाता है कि नगर नहीं है। 5 स्थल ऐसे जो तीनों काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा और प्राग हड़प्पा का। ठीक है, अब 7 नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, सबसे पहले इन्हीं का उत्खनन हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, लोथल। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूरतोड़ो, लोथल, कालीबंगा राजस्थान, धौलावीरा व बनावली। 7, ये 7 नगर क्षेत्र हैं। ठीक है, ये चीजें आई। अब हम लोग क्या करें कि जो क्षेत्र हैं उनमें से कुछ का क्या क्या मिला, क्या सोर्स मिला, क्योंकि प्रश्न जो आता है वो इन्हीं से आता है। ठीक है, उस पर हम लोग बात कर लें, या कुछ पहले फैक्ट देखा जाए क्या है। जैसे जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है वो कालीबंगा और शत्रुंघई से मिला है। शत्रुंघई कहाँ है? अफगानिस्तान की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, मुंडीकाप और शत्रुंघई। तो कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, यानी हल रेखाओं का साक्ष्य मिला। ठीक है। दूसरा, अल्लादीनों और मोहनजोदड़ो से सोने की वस्तुएं भारी संख्या में प्राप्त हुई हैं, लेकिन अर्थात सोना उस समय प्रयोग किया जाता था। भारत में जो सोने की चीजें मिली हैं वो इस बात को दर्शाती हैं कि लोग सोने का उपयोग करते थे। सोना मतलब ये नहीं, आभूषण की बात आ रही है। ठीक है। चौहंदड़ो, लोथल और बगसरा से मनके का कारखाना मिला है। मन का निर्माण यानी बर्तन निर्माण की कार्यशाला, यानी कहीं ना कहीं अगर नगरी बात हो जा रही है, नगरी क्रांति की बात होती है, तो नगर में होता क्या है, उत्पादक कार्यों में अधिकतर लोग व्यवसाय में लगे हों, न कि कृषि कार्यों में। तो अगर व्यवसाय में लगे हुए हैं तो उद्योगों का भी निर्माण होगा। स्वाभाविक है भाई, उद्योग का ही होगा, कुछ नई वस्तुएं होंगी, उनका आयात निर्यात भी होगा, व्यापार भी होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ जो नगर हैं उनमें व्यापार की पूर्णतः दशाएं हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता जो थी, मिस्र की जो सभ्यता थी, उनकी मोहरें मिलती हैं। वहां की मोहरों पर भी यहाँ का उल्लेख मिलता है। और लोथल तो पूर्णतः गोदीवाड़ा के ही साक्ष्य मिल गए, अर्थात जल मार्ग के द्वारा भी व्यापार किया जाता था। कब? हड़प्पा सभ्यता के समय। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करें कि एक एक स्थल ले लें और उन स्थलों के अकॉर्डिंग हम लोग ये देख लें कि उनमें क्या क्या चीजें प्रमुख थीं। तो पहला स्थल हड़प्पा। ठीक, हम लोग बात कर चुके हैं हड़प्पा पे कि हड़प्पा का जो उत्खनन है वो किसने करवाया? दयाराम साहनी ने। किसके निर्देशन में? जॉन मार्शल के निर्देशन में। कब कराया? 1921 में। ठीक है, ये हो गया। अब विशेषता क्या है हड़प्पा की? ठीक, देखिए, यह देखने में एक प्रशासनिक नगर लगता है। भाई दिल्ली का उत्खनन होगा तो प्रशासनिक नगर तो लगेगा ही, वहां राष्ट्रपति भवन मिलेगा, संसद भवन मिलेगा, सभा भवन जिसको कह सकते हैं, वो सारी चीजें मिलेंगी। तो यहां पर भी ये है। दूसरी, सुरक्षा अर्थात किलेबंदी। उस समय वही होता था, किलेबंदी है कि व्यापक व्यवस्था है। किलेबंदी की व्यापक व्यवस्था की गई है। ठीक, अब देखिए, हड़प्पा नगर में 2 दरवाजे थे, एक उत्तर और पश्चिम। मान लीजिए हड़प्पा हो गया तो एक यहां से दरवाजा है और एक यहां से दरवाजा है, यानी ये दरवाजे हैं नगर के अंदर प्रवेश के लिए, प्रवेश हेतु। यानी चारों तरफ से किलेबंदी है, उस किलेबंदी के अंदर 2 दरवाजे मिलते हैं जिनसे आदमी प्रवेश कर सकता है। दूसरी चीज जो है हड़प्पा में, प्रत्येक घर में यानी आवास में शौच के लिए स्थान है।
ठीक है, के अवशेष मिले हैं, स्थानों के अवशेष मिले हैं, अर्थात कहीं न कहीं उसमें भी घर में लैट्रिन बनवाने की प्रणाली रही होगी। अब जैसे भी रहा हो, लेकिन हर घर में अवशेष मिलने का मतलब है कि कुछ न कुछ तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक, इसे तोरण द्वार का नगर भी कहते हैं। तोरण द्वार का नगर, हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर कहते हैं। दूसरा, अर्ध औद्योगिक, औद्योगिक नगर की संज्ञा दी जाती है। दूसरा, पिग्गट, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, ये चीज आई। अब यहां से साक्ष्य क्या क्या मिला, पक्का है कुछ न कुछ अच्छा साक्ष्य मिला होगा, क्योंकि जब नगर की बात आती है तो, और उस पर से प्रशासनिक नगर कहा गया इसे, उसमें अवशेष भी प्रशासनिक नगर के, तो कुछ चीजें ऐसी जरूर मिलेंगी जिससे यह दर्शाया जा सके, जिससे यह हमें पता चल सके कि यह एक नगर था, वो भी कैसा, जहां से संपूर्ण हड़प्पा क्षेत्र या उस नगर पर प्रशासन चलता रहा हो। चलिए, साक्ष्य पहला, 1826 में मैसन ने एक टीले का उल्लेख किया। सबसे पहले मैसन ही गए थे, वहां देखा था, उन्होंने एक टीले का उल्लेख किया, ठीक, जिसे व्हीलर महोदय ने माउंट एबी कहा है। ठीक, माउंट एबी कहा। दूसरा, एक दूसरा टीला मिला जिसे MOUNT, जिसे माउंट यफ कहा गया। देखिए माउंट यफ की सही तात्पर्य है, इस माउंट यफ में 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। चबूतरा मिला पहला। दूसरा, श्रमिक आवास मिला। ठीक है, श्रमिक आवास मिला है। और 6-6 के रो में, 6-6 के क्रम में, ठीक है, 2 पंक्तियों में अन्नागार मिले हैं। 2 पंक्तियों में अन्नागार मिला है। यहीं से ओखली तो जानते ही हैं, ओखली और पहरुआ 2 चीजें पहले चलती थी, यानी एक ओखली होती थी जिसमें बीच में गड्ढा होता था और डंडा एक ठोकने वाला। ठीक है, ओखली मिली है। लेकिन जैसे गांवों में जो लोग ओखली बनवाते थे वो बहुत जगह लकड़ी की बनती थी, ताकि इतनी ऊंचाई रहती थी, आदमी कुर्सी बैठ जाए और उसके बाद पहरुआ मारने लगे। ठीक है, वो एक कहावत भी है ना, जब ओखली में सिर दे दिए हो तो मूसर क्यों गिने कि कितने पड़े। ठीक है, तो ओखली के साक्ष्य मिले हैं। और इस ओखली में गेहूं और जौ, गेहूं और जौ के भूसी का साक्ष्य मिला है। गेहूं और जौ के भूसी का साक्ष्य। अब बात आती है कि रहा कैसे होगा। देखिए, माउंट यफ की हम लोग बात कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5
ठीक, ये हो गया एक श्रमिक आवास, इसी के आसपास रहेगा। ठीक, अब यहां पर 18 चबूतरे इन बीचों में, अब इन्हीं बीच में ओखली चबूतरा, ओखली चबूतरा, ओखली चबूतरा। ठीक है, जैसे चबूतरे कैसे होंगे, बैठने के लिए। ओखली है तो एक ओखली में कितने लोग कर सकते हैं, लगभग 2 लोग। एक उठाया दूसरा को पीटा, एक उठाया दूसरा पीटा, यही चीज है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब यहां पर जो है कहते हैं कि लकड़ी वाला नहीं है, फर्श ही पक्की ईंट का बना हुआ है और उसी में गड्ढा कर दिया गया, यानी जमीन पर बैठ करके पीटने वाली बात है। या तो चबूतरा जो छोटे छोटे बने होंगे, चबूतरे बैठ करके नीचे पीटते रहो, जो मुसर होगा वो लंबा रहता हो। ठीक है, तो ये चीज यहां पर है। तो एक विशाल अन्नागार की प्राप्ति कहां से, हड़प्पा से हुई है। ठीक है, दूसरा देखिए, R37, R37। ठीक है, या इसको HR भी कहते हैं, R37 या HR। ह्यूमन रिसोर्स की बात नहीं हो रही है। ठीक है, इसको क्या था, ये हड़प्पा के बाहर, जो नगर है उसके बाहर ये कब्रिस्तान है। इसको R37 क्यों कहा गया, क्योंकि यहां से लगभग 57 कंकाल मिले, जिसमें से 37 कंकाल ही ऐसे थे जिसका अध्ययन किया जा सकता था, इसीलिए उसको R37 नाम दे दिया गया। ठीक है, दूसरी एक समाधि मिली जिसको HR कहा गया। ठीक है, दूसरी HR, ये भी क्या है, एक समाधि स्थल यानी कब्रिस्तान ही है, लेकिन ये जो है ये परवर्ती काल का है। ठीक, दूसरी चीज है यहां से देखिए सावधान में, एक तो ऐसे ही आदमी दफना दिया जाता है। ईसाई मत का क्या है कि एक ताबूत होता है, ताबूत में बंद करके आदमी को फिर दफन किया जाता है। तो यहां से भी एक ताबूत सावधान के साक्ष्य मिले हैं। 100 काष्ठ पेटिका, 100 काष्ठ पेटिका मिली है, यानी एक ताबूत में मृत व्यक्ति के 100 को रख करके फिर दफन करने की प्रणाली जो मिली है। और ये जो 100 काष्ठ पेटिका है उसकी लकड़ी है देवदार की, बहुत अच्छी लकड़ी होती है, काफी सुगंधित होती है इसकी लकड़ी। ठीक है, इसको ईश्वरीय वृक्ष कहते हैं देवदार को, देवदार की लकड़ी महंगी है काफी। ठीक, अब अन्य महत्वपूर्ण प्राप्तियों में 16 ताम्र भट्टियां मिली हैं। यानी तांबे की भट्टी मिली है, तांबे की भट्टियां। ठीक है, तांबे की इक्का गाड़ी मिला है। यानी उस समय भी घोड़ों का उपयोग होता था, घोड़ी से सवारी यानी यातायात के संसाधन के रूप में घोड़ियों का उपयोग बहुतायत किया जाता था। ठीक है, दूसरा तांबे का पैमाना मिला है। तांबे की मानव आकृति मिली है, तांबे की ताबीज मिली, यानी जादू मंत्र टोना टोटका ये सब भी उस समय थे। ठीक है, गठिया रोग होने के भी साक्ष्य यहीं से मिलते हैं। ठीक है, बहुत सी चीजें हैं, सब चीजों का अगर किया जाए तो गलत बहुत हो जाएगा। यहां से ये देखिए फसली क्या साक्ष्य मिला है, फसल का। हम लोगों ने क्या किया, वो जो अन्नागार था वहां से गेहूं और जौ के तो साक्ष्य मिले ही से मिले। ठीक है, इसकी भूसी मिली, गेहूं और जौ, ये तो साक्ष्य मिले ही मिले। दूसरा तिल का साक्ष्य मिला, तरबूज के बीज का साक्ष्य मिला,
बीज का साक्ष्य मिला, मटर का साक्ष्य मिला, मटर जो खाते हैं आप लोग, ठीक है, मटर का साक्ष्य मिला, चावल एवं बाजरा, चावल एवं बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये ऐसे फसल हैं जो वहां से प्राप्त किए गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी की जब बात करते हैं तो ये 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, यानी एक नगर से दूसरे नगर के बीच में दूरी इतनी है। ठीक वैसे ही जैसे आधुनिक समय में दिल्ली और मुंबई की दूरी हो, शायद कुछ ज्यादा हो, इससे है भी 1000 से ज्यादा हो जा रही है, ठीक है। तो उसमें हड़प्पा नगर है, उसका क्षेत्रफल भी शायद आज से कम रहा होगा। आगे बढ़े हम लोग, दूसरे नगर पर आते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो 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 सिंधु नदी, वो रावी नदी, ये सिंधु, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है ये। कहाँ? सिंध के लड़काना जिले में। उत्खनन किसने कराया? 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा उत्खनन किया गया, ठीक है। ये चीज थी, राखलदास बनर्जी भी जॉन मार्शल के ही अंतर्गत अधीन निर्देशन में ही उत्खनन कार्य किया। अब समस्या इसकी बात है कि मोहनजोदड़ो के विषय में, इसको कहते हैं, ये देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा हमें लगता है। हड़प्पा एक प्रशासनिक नगर लगता था, यह एक आध्यात्मिक नगर लगता है, ठीक है। इसके विषय में ये कहते हैं कि यह कच्ची ईंटों के चबूतरे पर निर्मित, ठीक है। पूरी नगर इसकी कच्ची ईंटों के चबूतरों पर निर्मित है। अब देखिए उपनाम इसका क्या दिया गया, उपनाम क्या है इसका? मुओं का भाटा या मृतकों का टीला। पहला उपनाम मृतकों का टीला, दूसरा स्तूपों का नगर, शहर, स्तूपों का शहर, तीसरा रेगिस्तान का बगीचा, रेगिस्तान का बगीचा, या सिंध का बाग, या सिंध का बाग। ये नाम इनके मिलते हैं, ठीक है। कहते हैं मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो शब्द का नाम ही है सिंधी में, मृतकों का टीला, ठीक है। इसके विषय में ये कहा जाता है, यह बाढ़ के कारण 7 बार उजड़ा और बसा। जैसे ऋतिक रोशन की एक आई थी मोहनजोदारो मूवी आई थी, और उस मोहनजोदारो में पूरा यही दिखाया गया था, ये भी दिखाया गया था कैसे वह बाढ़ आता है और उसमें पूरा का पूरा नगर जलमग्न हो जाता है। क्यों कहा गया कि बाढ़ की वजह से? क्योंकि बाढ़ के द्वारा गाद लेके आई जाती है, कैसे चिकनी मिट्टी जिसमें उत्पादकता बहुत ज्यादा होती है। तो मोहनजोदड़ो का जब उत्खनन हुआ तो वहां से उस मिट्टी की बहुतायत मिली है, इसलिए कहते हैं गाद के कारण मोहनजोदड़ो का जो विनाश हुआ वो हो सकता है। भाई बार बार बाढ़ आएगा तो कौन व्यक्ति वहां सर्वाइव करेगा? हर 3 महीने बाढ़ आ जाए तो स्थिति खराब होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जब एक टाइम के बाद वहां लगातार बाढ़ आने लगा तो धीरे धीरे मोहनजोदड़ो नगर का अवशेष खत्म हो गया और वह एक टीला बन करके रह गया, जो भी रहा हो, ठीक है। अब यहाँ से जो संबंधित महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त हुई उनके विषय में हम लोग बात करें। देखिए पहला क्या रहा यहाँ पे, ठीक है। कहते हैं यूनिकॉर्न प्रतीक वाले चांदी के मुहर मिलती है, यूनिकॉर्न
प्रतीक की चांदी की मुहर, यानी हड़प्पा काल में चांदी भी प्रचलन में था। ठीक है। दूसरा, यहां से सर्वाधिक भारी बटखरा मिला है। भारी बटखरा, अब समस्या है बटखरा क्या होता है। किलो जानते हैं, किलो तो 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, 1 कुंटल, ये जो होते हैं लोहे के औजार, इन्हीं को बटखरा कहा जाता है। तो यहां से जो सर्वाधिक भारी बटखरा मिला है वो 10.9 ग्राम का है। बहुत क्षरण हुआ होगा इसका। ठीक है, पाया गया है। दूसरी चीज, थर्ड, कपास का जो साक्ष्य है वो मेहरगढ़ से मिलता है। सबसे प्राचीनतम कपास का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। लेकिन वस्त्र निर्माण का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो मोहनजोदड़ो से मिलता है। प्राचीनतम साक्ष्य यहां से मिलता है। ये ध्यान, कपास का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से, लेकिन वस्त्र निर्माण का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से? मोहनजोदारो से। ठीक है। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से, प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक। अब देखिए यहां से और क्या मिला। वाटर प्रूफिंग का साक्ष्य मिला है, यानी जल से बचने के लिए मोहनजोदड़ो में जो छाजन होती थी जिसके नीचे पानी ना आए, उसका साक्ष्य यहाँ से मिलता है। यानी अच्छी खासी स्थिति थी। ठीक है। देखिए यहाँ के मृदभांडों पर एक मृदभांड ऐसा मिला है जहां पर ओपकारी या ग्लेजिंग की गई है। अब समस्या, उपकारी या ग्लेजिंग क्या होता है। ठीक है, उपकारी या ग्लेजिंग क्या हो गया, और ये उपकारी या ग्लेजिंग जो है विश्व में अन्यत्र कहीं नहीं मिल रहा, यही है। ठीक है, प्रथम प्रमाण है अच्छी भारत में। अब उपकारी या ग्लेजिंग क्या होता है, इससे तात्पर्य यह है, जैसे बहुत सी चीजें नहीं थे पारदर्शी, जो होती है कि अपना चेहरा भी देख लो, अंदर की चीज देख लो। ठीक है, तो इसका तात्पर्य होता है पारदर्शी। जैसे शीशा होता है उसी को कहते हैं पारदर्शी। ठीक है। अब अन्य प्रमुख चीजों में क्या क्या मिला यहां से, बहुमंजिली इमारत का साक्ष्य मिला है। यहाँ एक मकान है, उसके ऊपर भी मकान के साक्ष्य मिले हैं, यानी 2 मंजिले मकान के साक्ष्य मिले हैं। पुरोहित आवास का साक्ष्य मिलता है। ठीक, पुरोहित आवास का साक्ष्य मिलता है। पुरोहितों के विद्यालय भी मिले हैं। कुंभकारों की बस्ती, यानी कुंभकारों की बस्ती, यानी बर्तन निर्माण के क्षेत्र मिले हैं। डालते हैं किसी जगह, कुंभकारों की बस्ती भी मिली यहां से। ठीक है। और देखिए पशुपति की मुहर मिली है। एक ऐसी मुहर है जिसमें में पद्मासन की मुद्रा में बैठे हुए एक हल्की सी खिसखिसी दाढ़े हुए रखे हुए एक मूर्ति मिली है, उस पर चित्र बना हुआ है। उसको उस समय पशुपति की उससे करते हैं कि शिव जी का है, उस समय पूजा होती थी, इसलिए माना जाता है कि मोहनजोदड़ो के उसमें हड़प्पा संस्कृति में शिव जी की पूजा होती थी। बृहद स्नानागार मिला है, यहीं से बृहद स्नानागार भी मिला है। ठीक है। दूसरा, मोहनजोदड़ो से कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला।
मोहनजोदड़ो से कोई कब्रिस्तान नहीं मिला, अर्थात जब इतनी ज़्यादा गाद आ गई तो लोगों को इधर उधर खोदने गाड़ने क्या जरूरत थी, चिलकौवे खा जाते होंगे, उसके बाद जो अवशेष है वो नदी पानी के साथ बहा ले जाती रहेगी, जो भी रहा हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब इनके हम लोग बृहद स्नानागार, क्योंकि उस पर कई क्वेश्चन आते हैं तो उसके विषय में हम लोग थोड़ी सी बात कर लें। देखिए बृहद स्नानागार की स्थिति क्या है। एक तो आयताकार, ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। यहां पर एक कमरा होता था, इधर सीढ़ियां बनी हुई हैं दोनों साइड, ठीक है। जल निकासी की प्रणाली है, यहां से जल निकाला जाता था। एक यहां पर कमरा है जिसके अंदर एक कुआं है, शायद इसी कुएं से इसमें जल भरा जाता रहा हो, उस कुएं से ही कुछ रहा होगा, नीचे से सोर्स कुछ लगाया गया होगा, उसी से जल भरने का काम किया जाता था। एक तो वो चीज होगी। यहां से सीढ़ियों के द्वारा इसमें उतरा जाता था। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये जो मोहनजोदड़ो का किला भवन है, किला उसी के अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसकी जो फर्श है वो पक्की ईंटों की बनी हुई है, ठीक, पक्की की ईंटों की बनी हुई है। और इन ईंटों की जो जुड़ाई है बिटुमिनस व जिप्सम से की गई। सोचिए उस समय टेक्नोलॉजी की स्थिति है, ठीक है। सीढ़ियां बनाई गई हैं उसमें उतरने के लिए। इनकी जो लंबाई चौड़ाई है वो है 14.5 मीटर, ठीक। क्या लंबाई इंटू चौड़ाई 7 मीटर इंटू गहराई 2.44 मीटर, 2.44 मीटर। लंबाई चौड़ाई गहराई, यानी ये 14.5, ये 7 और अंदर गहराई 2.44 मीटर। क्योंकि सीढ़ियों से उतर करके जाते थे, पानी की जितनी आवश्यकता होती थी उतना ही रखते थे। ज्यादा पानी चाहिए ज्यादा गहराई, कम चाहिए तो कम पानी कुओं के द्वारा भरा जाता था। निकलने के लिए एक साइड में पश्चिम और दक्षिण के कोने पर वहां से पानी निकालने की भी पूरी व्यवस्था की गई थी और वहीं से पानी निकाल भी दिया जाता था, ठीक। अब दूसरी चीज, स्नानागार की जो छत है वो लकड़ी की बनी हुई थी। ठीक है, स्नानागार की छत ये पूरा ढका हुआ है। ये लकड़ी की है। अगर ढका हुआ है तो यानी बरसात भी अगर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो ये कहा गया ना कि यहाँ पर वाटर प्रूफिंग की व्यवस्था है। साक्षी मिलते हैं, यानी पूरा स्नानागार कवर्ड एरिया में था। यहाँ तक की भी साक्ष्य मिलते हैं। इधर कमरे बने हुए थे छोटे छोटे, ठीक है। सीढ़ियों से आप ऊपर जाइए तो ये पूरा ईंटे से जुड़ा हुआ है। कमरे हैं, कमरे में दरवाजे के साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात उन कमरों में महिलाएं जब स्नान करके जाती रही होंगी तो स्वाभाविक है वो कपड़ा बदलने की जगह रही होगी। चेंजिंग रूम, जैसे आप जाते हैं कभी माल वाल में तो वहां चेंजिंग रूम होता है, तो स्वाभाविक है वो चेंजिंग रूम रहा होगा। तो ये है कालीबंगा की स्थिति। कुछ चीजें और भी थी, कुछ चीजें नहीं भी रही होंगी, लेकिन जो भी चीजें हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में है, अर्थात मोहनजोदड़ो और हड़प्पा
दोनों एक व्यवस्थित नगर में आते हैं। जब हम लोग यहाँ बात करते तो देखिए यहाँ जो नगर नियोजन है वो काफी ज्यादा व्यवस्थित रूप में था। संपूर्ण प्रकार की हुई सड़कें, नाली, ठीक है, यहां तक कि नाली के जो साक्ष्य मिलते हैं वो बाकायदा गोल नाली साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, यानी कवर्ड नाली साक्ष्य मिल रहे हैं। पानी भी जो गिरता है वो भी इन नाली के बीच से ही निकल करके दूसरी नाली में फिर जुड़ जाते हैं, यानी ओपन नाली साक्ष्य नहीं है, नालियां भी जो है वो कवर्ड हैं। और अगर ये चीजें हैं तो उसको हम कैसे ये कह सकते हैं कि वो नगर नहीं रहा होगा, ठीक है। दूसरी चीज, सड़कें भी काफी चौड़ी हैं और सड़क जो मिलेगी वो भी 3 प्रकार की, एक की सबसे ज्यादा चौड़ाई, एक दूसरे की उससे कम चौड़ाई, तीसरे की उससे कम चौड़ाई, ठीक है। और जो है इससे भी छोड़ करके नगर घर आवास बने होते थे, यहाँ से छोड़ करके ये जो खाली है जगह इसी में नाली बने हैं और वहीं वृक्ष लगाए गए थे, यानी वृक्षारोपण के साक्ष्य हैं। अर्थात जैसे लखनऊ गोमती नगर बसा हुआ है उसी पूरे पैटर्न पर ये चीजें थी, ठीक है। तो आज तो समय लगभग हो चुका है, तो हम लोग जो बचा हुआ है हड़प्पा में वो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।